जराए का दावा है कि फैसला यह होना है कि पहले पंजाब में हमला करना है या फिर विफाक को निशाना बनाना है। रशिया जो है उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि यूक्रेन के ऊपर फौजें उसकी दाखिल हो गई हैं। अगर गिराया जाए तो फिर सेटअप पे कौन बंदा नया है? मौलाना और आसिफ अली जरदारी दोनों चौधरी पीरलाई के साथ राब्ते में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन की बेताबियां बढ़ती जा रही हैं। मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही, मुशावरतों का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही। इसलिए अब सियासत के जहां दीदा मुफाहमत के माहिर आसिफ जरदारी खुद मैदान में उतरे हैं। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से उनकी दो मुलाकातों ने अपोजिशन की सियासत में नई जान डाली है। अदम एतमाद के बाद मुआखजे की बात गश्त भी सुनाई देने लगी है। जराए का दावा है कि फैसला यह होना है कि पहले पंजाब में हमला करना है या फिर विफाक को निशाना बनाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुआखजे का हथियार कब आजमाना है, इन सारे मामलों को लेकर आने वाले दिन बहुत अहम है। लेकिन हुकूमती खिलाड़ियों का दावा है ये सब कुछ सिर्फ तिफ्ल तसल्लियां हैं। अदम एतमाद के लिए अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते तो ये लोग एक सेकंड की भी देर ना करते। दूसरे, अपने दरमियान मौजूद बदएतिमादियों के होते हुए हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का हरबा कैसे कामयाब हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मौलाना पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने पर कायल नहीं कर सके, तो फिर लॉन्ग मार्च की हिमायत का ऐलान किया गया। वाकिफान हाल के मुताबिक ये हिमायत सिर्फ जुबानी कलामी है, वरना दौड़ अपनी अपनी वाला मामला है। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन 3 साल से लगी हुई है, सुबह आ रहे हैं शाम आ रहे हैं लेकिन पहुंचते नहीं। इन्होंने कहा कि जब भी तहरीकें चली हैं ख्वाहिश के मुताबिक नताइज नहीं मिले, नाकामी इनका मुकद्दर है। 172 मेंबरान लाना आपका काम है। इन्होंने तंज ये किया कि बाद में ये रोएंगे, कहेंगे कि फोन आ गया था, कोरोना हो गया। इन्होंने कहा कि अपोजिशन कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं, इमरान खान भी छाती से कार्ड लगाकर खेलते हैं। शेख रशीद ने दावा किया कि अपोजिशन अदम एतमाद लाएगी तब भी फंसेगी और इसके नताइज में भी फंसेगी और इमरान खान इस सियासी लड़ाई में सुरखरू होंगे। सवाल यह है कि अपोजिशन के दावों की हकीकत अपनी जगह, हुकूमत इतनी पुरएतमाद क्यों दिखाई दे रही है? इसके पीछे क्या कहानी है? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मिर्ज़ा मेरे साथ हैं, अंदर की बातें इन्हीं के पास होती हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब जाते हुए, यानी अभी रूस जा रहे हैं, तो उससे पहले जो इजलास उन्होंने किया है अपने तर्जुमानों का, दीगर लोगों का, उसमें कहा जी ऑल इज़ वेल। तो वाकई ऑल इज़ वेल है या जरदारी साहब फिर कोई बैग शैग वो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला? क्योंकि 5-10 लोग हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए उसामा साहब, प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए हैं, और कल जो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मीटिंग हुई उसमें खासा उस पर लताड़ा गया प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। कि इस वक्त रशिया का विजिट उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब नेटो और रशिया आमने सामने है, और नेटो जो है वो उसका पाकिस्तान हलीफ भी रह चुका है और नेटो ने अफगानिस्तान में नेटो रहा है, तो हम एक तरफ आप कहते हैं कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ आप रशिया का विजिट कर रहे हैं, तो रशिया से आपको इस वक्त क्या मिलेगा? दूसरी अहम चीज़ पंजाब में तब्दीली थी। दो कि मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को कायल करने की कोशिश की कि वो लॉन्ग मार्च टाल दें और हमारा सारा फोकस जो है वो इस वक्त यही होना चाहिए कि हमने हुकूमत में तब्दीली लेके आनी है, ठीक, इस हुकूमत को उड़ा देना है। तो उसमें जो सबसे अहम है वो है पंजाब के हवाले से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में किसी हद तक इत्तेफाक है कि पंजाब गवर्नमेंट को सबसे पहले गिराया जाए, और लेकिन अगर गिराया जाए तो फिर सेटअप पे कौन बंदा नया है? मौलाना और आसिफ अली जरदारी दोनों चौधरी पीरलाई के साथ राब्ते में, और दोनों इस बात पे उनका इत्तेफाक भी था कि पंजाब में अगर तब्दीली आनी है तो उसके बाद चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला बना दिया जाए, क्योंकि चौधरी पीरलाई के जो वोट हैं उनको मरकज़ में भी उनकी जरूरत है और वो बड़े अहम है। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि जनाब शहबाज शरीफ ख़ासतौर पर नून लीग जो है उनकी चौधरियों के हवाले से रिजर्वेशन हैं, और वो बाद में चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला बनाने पे तैयार नहीं है। ठीक,
उस पर मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने कहा जी कि मैं भी शहबाज शरीफ से बात करता हूँ, नवाज शरीफ से भी बात करता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है उसामा साहब वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई, लेकिन मेन चीज़ यही थी कि तब्दीली जो लानी है वो पंजाब से लाई जाए। पंजाब में पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इनके साथ मिलने को तैयार हैं। सही। और ये था कि जी चौधरी परवेज़ लाई जो सही सर इन पे कोई इत्फाक किया जाए। इसी हवाले से फॉलो मीटिंग आज शहबाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने तो ये भी कह दिया कि हमें इस सेटअप में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बस नया सेटअप लाओ, कोई ओहदा नहीं चाहिए। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से जान छूट जाए, इस गवर्नमेंट से जो है हम ये गवर्नमेंट चली जाए, घर चली जाए। ऑब्जेक्टिव यही है। इवन आसिफ अली जरदारी ने कहा जी कि हमें अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई को गवर्नमेंट दे देती है नून लीग, तो हमें भी वफाक में कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वफाक में नून लीग गवर्नमेंट बनाए, उसको चलाए, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमें वफाक में कुछ नहीं चाहिए। चले, ये तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं गुलाम रज़ा साहब। ये तो जब होगा तब पता नहीं कितनी देर ये इकट्ठे रह सकेंगे, लेकिन काफ लीग बड़ी अहम है, इत्तेहादी बड़े अहम है। ये जो दावे हो रहे हैं कि 100 लोग तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं, फिर वो तो साथ नहीं है। और आपको क्या नजर आ रहा है कि पहला वार, पहला हमला किस तरफ होना है, सदर की तरफ, वज़ीर आज़म की तरफ, या वज़ीर आला पंजाब की तरफ? पहला हमला जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से जो हमें मुख्तलिफ दोस्तों से इतलात मिलती हैं, उसमें ये है कि अभी जो खदोखाल हैं नेक्स्ट वो वाज़े किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि पंजाब में चौधरी बिरादरान को क्या रोल देना है। और वज़ीर आज़म के लिए जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ठीक रहेंगे या जो कोई और बंदा जो है वो लाया जाए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के हवाले से तो काफ़ी हद तक होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब इसकी कामयाबी का दारोमदार क्या है कि उस दिन जिस तरह से आज शेख साहब ने कहा कि कितने लोगों को कोरोना हो जाए या कितने लोगों को टेलीफोन आ जाए, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इस वक्त तक अगर पॉलिटिकल गेम की बात करते हैं तो सियासी जमातों ने जो इस दफ़ा सोचा कि अदम एतमाद लाएंगे, और उन्होंने वाक़तन इस तरह का माहौल, इस तरह की वर्किंग मुकम्मल की हुई है कि वो अदम एतमाद लाने की पोजीशन में हैं। और अभी जो 2-4 दिन ये वर्किंग चल रही है, इस वीक में चलती रहेगी। ये वर्किंग सारी की सारी नेक्स्ट सेटअप के लिए है कि वो कितने वक्त के लिए लाया जाएगा। एक चीज़ मैं बार बार इससे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये सेटअप फॉर 2-3 मंथ्स अगर होगा तो उसमें नवाज लीग किसी जगह पे शायद कुछ ना ले। अच्छा। या मरकज़ में जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि बस 2-4 मामला इनको देखें और उसके बाद आप अनाउंसमेंट कर दें इलेक्शंस की और केयर टेकर्स को दे के चले जाएँ। ठीक। दूसरी बात ये थी कि अगर लॉन्ग रन चलती है, मतलब फिलहाल जो 1.25 साल या 1 साल नहीं, अभी आप कह रहे हैं इसका फैसला ही नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं फॉर इलेक्शन। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी हमने बस इनको निकालना है, उसके बाद जो है अदालतें कह देंगी कि हाँ जी ये वज़ीर आज़म है, ये अपोजिशन लीडर है। आपकी बात दुरुस्त है। वो देखें बयानात की हद तक और है, जब चीज़ें तय की जाती हैं तो वो एक शख्स ने तय नहीं करनी। ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अकेले का मामला नहीं है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजल रहमान भी स्टेक होल्डर जब तक वो तय नहीं होती अदम एतमाद नहीं आएगा। इत्तेहाद जो नहीं, अदम एतमाद का तो डिसीजन कर लिया है इन्होंने, हर हाल में आएगा और जल्द आएगा। इसका डिसीजन कर लिया है, तारीख वगैरह इन्होंने फाइनल करनी है कि किस वक्त ये देंगे अदम एतमाद। और मेरा मकसद ये था कहने का, यानी वो तारीख तब सामने आएगी नहीं तहरीक या प्रॉपरली तब। ये तो फैसला तो हो गया लानी है, लेकिन कब लानी है वो तब होगा जब फ्यूचर सेटअप का कुछ तो डिसाइड होगा ना कि तुम क्या रखोगे, हमें क्या मिलेगा। जी फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर सेटअप में असल तो बात जो है ना वो इलेक्शंस की हो रही है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो किस तरह से हम इनेकाद उसका करा सकते हैं। और ये भी है कि अगर ये सेटअप आपने 1.5 साल या 1.25 साल चलाना है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर आपने इसको चंद महीनों तक महदूद रखना है तो फिर क्या सूरत हाल। दोनों सूरतों के अलग अलग ऑप्शन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज भी अहम इजलास होगा, मीटिंग होगी, उसमें भी बातचीत होगी। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता कन्वे किया जा रहा है लीडर्स को, क्योंकि 3 लोगों के पास फुल इंफॉर्मेशन है
क्या होना है, कैसे होना है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी है। ठीक। तो ये बड़ी अहम एक बात की बाबर डोगर साहब ने कि इस वक्त में जब हमारा जो डिफेंस है वो हम देख रहे हैं, अमेरिका की जानिब मुलाकातें हो रही हैं और हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। तो ये ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पे हमला कर चुका है, 2 नए मुल्क उन्होंने ऐलान कर दिया है यूक्रेन से आज़ादी का, वो मार्ज़ वजूद में आने का ऐलान किया है। इधर वो किसी ने माना या नहीं माना, तो ऐसे वक्त में वहाँ का दौरा करना एक बहुत ही नामुनासिब सूरत हाल से दो चार हमें करेगा। क्योंकि वहाँ इंडियन लॉबी, उनके सहाफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं, कोई ना कोई एक आध सवाल ऐसा हो जाएगा जिसका जवाब वो रूस के हक में दे देंगे, जो कि बाद में हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। तो ये अपनी इसी तरह से ये पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की दफ़ा भी देखा है, वो भारत जाकर कुछ बयान होता है, यहाँ कुछ होता है एक ही दौरे में, वो भी हमने बहुत देखा है। लेकिन ये बताएं बाबर साहब, फिर मैंने आपसे पूछना गुलाम साहब कि शेख रशीद साहब जो बातें कर रहे हैं कि इनको नुकसान ही होना है हर सूरत, फिर वो ये कह रहे हैं कि इनकी गलत फहमियों से कोई बड़ा सियासी हादसा हो सकता है। तो आपको पता है कि शेख रशीद साहब बाखबर आदमी तो हैं, उनके मुख्तलिफ हरकों से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो वो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होना, एक तो नाकामी होगी और अगर कुछ दूसरा काम होता है सियासी हादसा भी हो सकता है। और वो इस तरह के इशारे भी दे रहे हैं कि अगर ये कामयाब हो भी गए तो नुकसान इन्हीं का होगा। शायद उनका भी ये मतलब है कि जी इमरान खान, जो कल फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात की है कि इमरान खान लोगों में चले जाएंगे, जी मेरे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, हमें तो वक्त ही नहीं पूरे करने दिया, ये नूरा कुश्ती करते रहे और हमें बर्दाश्त नहीं किया। देखिए, शेख रशीद फेडरल मिनिस्टर हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपोजिशन का सपोर्ट का ऐलान कर दें और हुकूमत के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें? या कम से कम अगर कश्ती डूबने लगी है तो सर वो छोड़ के तो जा सकते हैं। फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, दीगर बहुत से लोग हैं, तो वो क्या आखिरी वक्त तक साथ रहेंगे? समा साहब, अभी कश्ती डूबी नहीं है, अभी डूबनी शुरू नहीं हुई। कश्ती जिस दिन डूबनी शुरू होगी उस दिन आपको चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो इत्तेहादी लहदा होंगे, MKM और भाप पार्टी जो है वो लहदा होगी, वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लहदा होंगी और ऐलान सामने आएंगे कि जनाब हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये टाइम दूर नहीं है, जल्दी ये चीज़ें होंगी। आप देखेंगे कि अदम इत्मीनान की तहरीक ग्रेजुअली पंजाब, उसके बाद मरकज़ में आएगी और उसके बाद एक प्रेशर जो है इमरान खान साहब पे बढ़ता जाएगा। शेख रशीद साहब जो भी फैसला करना है, अब आप देखें चौधरी प्रेरलाई कितनी कैलकुलेटेड किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने परसों जो इजलास बुलाया घर में, बल्कि आज भी वो उन्होंने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि जनाब हम मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी फैसला करेंगे, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे और सोच समझ के करेंगे और हम अपनी जो साख है उसको मद्देनजर रखते हुए वो फैसला करेंगे। सही होना तो ये चाहिए था, ये जो क्रिटिकल मोमेंट है उसमें वो साफ कहते कि जनाब हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह भी है जो भी हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। अभी तक चौधरी प्रेरलाई ने ये लफ्ज़ नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब मोनसलाई जो था उसने जो बात की, लेकिन उसके बाद अब जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें वो कह रहे हैं कि सूरत हाल देख के फैसला करेंगे, ये सब वक्त आने पे देखेंगे कि हमने क्या फैसला करना है। यानी कि वो गोलमोल बात कर रहे हैं, वो दोनों तरफ वो क्वेश्चन रख रहे हैं, दोनों तरफ वो देख रहे हैं। आज शहबाज शरीफ और जो जरदारी साहब की मीटिंग है वो बड़ी अहम है। मेन इशू जो है वो पंजाब में कि पंजाब में अगर हमने सेटअप लेके आना है तो नून लीग को नरम करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप चौधरी प्रेरलाई जो है उनको बर्दाश्त करें पंजाब में। अगर आप फेडरल में तब्दीली चाहते हैं, सही, क्योंकि अगर पंजाब में चौधरी प्रेरलाई को वज़ारत आला मिलती है तो उनके जो वो तो 1.5 साल पूरे करेंगे फेडरल गवर्नमेंट में बहुत दूरी है PTI की, वो तो फिर 1.5 साल पूरे करेंगे। परवेज़ इलाही साहब तो कहीं इलेक्शन अनाउंस नहीं करने वाले। लेकिन गुलाम साहब, अगर तारीख को देखा जाए, एक तो आम तौर पर ये पेशगोई सबसे अच्छी यही की जा सकती है कि थोड़ी हालिया तारीख देख लें कि भाई क्या पीछे होता रहा है, अब क्या होगा, किसी भी हवाले से, किसी शख्स के हवाले से, किसी बच्चे के हवाले से हमने कहना कौन सी पोजीशन लेगा इस साल। तो आप देखेंगे पिछले सालों में क्या लिया, 3.5 साल से पहले दिन से मौलाना साहब ने अनाउंस किया जी हम जाएंगे नहीं असम्बली में, और उसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त है मीटिंग्स की, अब गिरा रहे हैं आर या पार, ये दिसंबर, ये जनवरी का। तो इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ आपकी नज़र में कि ये जो शेख रशीद साहब का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि कुछ नहीं होने वाला कि शेख रशीद साहब अब पहली दफ़ा पिछले 3.5-4 साल में गलत साबित होने वाले हैं? आपकी नज़र में ऐसा क्या हुआ है? देखें, ऐसा नज़र आने वाली जो बात है वो तो साफ यहाँ है कि उस वक्त आप देखें जब गवर्नमेंट आई थी
आप और हमें भी बात करने की आज़ादी नहीं थी। अगर हम खान साहब के हवाले से कोई तनकीदी जुमला कहते थे तो वो बागी करार पाता था बंदा। और नहीं सर, अब तो ज़्यादा सख्ती नहीं हो गई कौमी सलामती की अब तो नहीं वो मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी बात सुन लें। कौमी सलामती का मसला करार दिया जाता था, लेकिन वो अनसीन था। अब जो कुछ भी हो रहा है वो अनसीन तो नहीं है। अब तो पीका आया, जो चीज़ भी है, इसका मतलब ये है कि उनके पास जो अनसीन पावर्स थी वो नहीं है अब, इसलिए इस तरह के पावर पुर्जे लाए जा रहे हैं तो कि वो रातों रात बड़ी जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, ये बढ़ा दें। यही बात शेख कह रहे हैं, कहेंगे फोन आ गए। मरियम औरंगजेब साहब ने कहा जी पेशावर से ओहदेदार फोन कर रहे हैं जी, बाज आ जाएं, इदारे को बीच में न लाएं। तो ये नहीं, वो इसको भी छोड़ दें आप, इस बात को भी छोड़ दें उसामा साहब। जो चीज़ें हासिल की गई हैं, जो चीज़ें अब तक 3 साल में हासिल की गई हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी आज़ादियाँ हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें पार्लियामेंट के हवाले से भी खासी खुद मुख्तारी पार्लियामेंट की तरफ आ रही है। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर कोई रजीम आती है या कोई मॉडल नया आता है तो वो हमेशा वही चलता है। आपने ये देखा होगा कि जब कोई मॉडल नया आता है या कोई नई रजीम आती है तो पहले 2-3 साल तो ऐसे बिल्कुल मार्शल की तरह गुजरते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं से सुराख होने शुरू होते हैं, फिर वो छलनी बन जाती है तो पानी उसमें डालते हैं, कुछ ऊपर कुछ रहता ही नहीं है। तो अभी इसमें काफ़ी छेद हो गए हैं, तो ये उस तरफ बढ़ रहे हैं उस जानिब। तो ये तो हकीकत पॉलिटिक्स जो है हकीकी मानों में वापस आ रही है। अच्छा गुलाम साहब देखिए, हम चीज़ों को देखते हुए खबरें जिस तरह आपके पास आती हैं, खबर होती है फिर उसके ऊपर तज्जिया होता है। अब ये आपने बाबर साहब ने जो खबरें दी सारी नज़र आ रही हैं कि भाई नज़र आ रहा है एक तो अदम इत्मीनाद तो वाज़ेह तौर पर है ही है और काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा कि अपोजिशन कामयाब हो जाए। आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये क्या होगा? तारीख में कोई वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका, ये वो चीज़ रिपीट होगी या जो अभी हमने पिछले दौर में देखा कि चले नून लीग ने अपना वक्त तो पूरा किया, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए, तो ये तहरीक इंसाफ 5 साल पूरे करेगी या उससे पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे? पहले बाबर साहब आप अगर कहना चाहते हैं। जी सर साहब अभी भी आप पूछ रहे हैं हम 15 मिनट से क्या बहस करें? नहीं मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, एक है अदम इत्मीनाद, चलो गुलाम साहब आप बताएं। एक है अदम इत्मीनाद, एक है कि किसी इनका 5 साल पूरे, मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है लेकिन असम्बलियाँ 5 साल पूरे कर रही हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, 5 साल पूरे होंगे? आप इतने गहरे और इतने अहमियत के हामिल सवाल करते हैं। अगर आप ये बात करते हैं तो आप ये देखें कि अब तक जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं वो अपने तौर पे किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब रही हैं। वो नवाज शरीफ की हो, वो बेनज़ीर की हो, वो यूसुफ रज़ा गिलानी की हो, वो इमरान खान की हो, यानी कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहा का पंगा और ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि लगता है गवर्नमेंट एक दिन नहीं चलनी। और कभी ये सूरत हाल होती है कि इस हद तक शीरो शक्कर हैं लेकिन काम एक आने का नहीं हुआ। तो ये आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ये डायलेमा है, इसको तो ये पूरा थीसिस है इसके ऊपर अगर आपने बात करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ब्रेक होने वाली है, हमारा दूसरा जो मौजू है वो रह जाएगा कि इमरान खान साहब इस सारे प्रेशर को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं। एक तो उन्होंने खुद से कुछ ज़ाहिर सियासी तौर पर इस तरह शेख इस्लाम का जी उन्होंने भी कार्ड छाती से लगाए हुए, लेकिन ये जो इजलास बुला रहे हैं माशी सूरत हाल पर, और इसी तरह से आप देखें कुछ नौजवानों से खिताब कि जी अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान में, अब बिल गेट्स है, जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगा, माशी तौर पर हम महंगाई के असरात से कैसे बचें, IMF, ये रेवेन्यू और इन सब पर ब्रीफिंग और ये सारे मामलात। ये आप बाबर साहब इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये चाह रहे हैं कि उसी वक्त कोई अच्छी खबर आ जाए, कुछ 1-2 महीने में हम कुछ बेहतर कर दें, क्या है ये? उसामा साहब 1-2 महीने में क्या बेहतर करेंगे? मेरा मतलब है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, क्या डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? अगर यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है डॉलर और सर 100 पे पहुंच रहा है पेट्रोल, महंगे हो $100 के करीब पहुंच गया। हाँ, तो दोनों ने महंगे हो जाना है। तो फिर इमरान खान साहब क्या बेहतरी लेके आएंगे? ये ज़ुबानी कलामी बातें हैं। अब 1.5 साल रह गया, पल्ले एक आना नहीं है और आप कहें कि जी मुल्क में माशी इंकलाब आ जाएगा, तो वो कहाँ से आएगा? लेकिन आपने कहा 1.5 साल रह गया इनके पास। सर नहीं, लिटरली अभी रह तो 1.5 साल ही गया ना। गवर्नमेंट अभी गिरी तो नहीं है, गवर्नमेंट गिरी तो नहीं है। वो तो जब अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी तो वो तो एक अभी मफरूज़ा है। रियलिटी तो ये है कि गवर्नमेंट के पास 1.5 साल अभी पड़ा हुआ है। चले मुझे एक बात बताएं कि उसमें गवर्नमेंट क्या कर लेगी? क्या इमरान खान साहब के पास कहाँ से डॉलर आ जाएंगे, कहाँ से तेल मुफ्त आ जाएगा? तो मुझे तो बस ये तो शुरू दिन से इसी तरह से कह रहे हैं कि जनाब बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ, हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब उत्तर होते जा रहे हैं और लग रहा है कि
गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ना, वो कह रहे हैं कि छाती के साथ उन्होंने कार्ड लगा के रखे हुए हैं, उसका मतलब कोई कार्ड शार्ड छाती के साथ नहीं है। चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से इनके हाथों में स्लिप हो रही हैं। इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ा डिलेमा है, इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो ये है कि इनके पास इमरान खान की गैर मौजूदगी में कोई ऐसे फिगर्स नहीं हैं जो पार्टी को इंटैक्ट कर सकें। अब मुझे एक बात है, पंजाब में PTI सारी बिखरी हुई है, टूटी फूटी हुई है, ग्रुपों में तकीम हुई है। कोई एक ऐसा बंदा आपको मिला है जो कि पार्टी को इंटैक्ट करे पंजाब में, जो पार्टी को इकट्ठा रख सके। नून लीग है, नून लीग के पास नवाज शरीफ बाहर हैं, तो शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, सर ब्रेक से पहले अदाना सनाउल्लाह है, शायद गकान अब्बासी है। मुझे एक बात बता दें कि यहाँ पर कौन है। ठीक है सर, न्यूज़ अपडेट्स आ जाएंगी, कमर्शियल ब्रेक भी हमने लेनी है, तो वो बड़ा हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, हमने ब्रेक ज़रूर लेनी है। मुझे ये बताया गुलाम साहब कि एक सीनियर सहाफ़ी की मैंने वो कॉलम पढ़ा, उसमें उन्होंने खबर दी है, खबर कि सदर ममलकत से 2 कोई हुक्मनामे वज़ीर-ए-आज़म ने साइन करवा के रख लिए हुए हैं, ये उनकी खबर है। तो इमरान खान साहब अपनी तैयारी कर रहे हैं, और ये जो माशी टीम के साथ मीटिंग्स हैं, ये किस हवाले से आपको लगता है कि हो रही हैं? मुआशी टीम के साथ मीटिंग्स तो देखें वो पहले दिन से ही कर रहे हैं। सूरत हाल ऐसी होती है कि IMF को कितने पैसे इस महीने में देने हैं, कितने कहीं से आने हैं, टोटल नेशनल एक्सचेकर की क्या सूरत हाल है, और आने वाले दिनों में 1-2 माह का रिव्यू, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिज़र्व, ये वाली सारी चीज़ें, ये मुआशी हवाले से तो ये चीज़ें वो पता करते हैं। और अगर इसको किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ा जाए कि आने वाले दिनों में कोई शायद वो जो आप कह रहे हैं कि पत्ता सीने के साथ लगाया हुआ है और वो ओपन करेंगे, तो या 2 हुक्मनामे जो हैं, तो वो एक खबर ज़रूर है। लेकिन अब देखना ये है कि इतनी हिम्मत वो कर दिखाते हैं, ये नहीं कर पाते, ये बड़ा मसला होगा और बड़ी अहमियत की हामिल होगी ये चीज़। अगर वो जिस चीज़ को आप कह रहे हैं जी कि अगर वो वैसी कोई चीज़ जो है वो सामने ला सकें वो सही। अब ये है कि अगले तकरीबन 8-10 या मार्च का पहला हफ्ता ये बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, जो होना है बस इस वक्त में हो जाना है, तो हम इस पर नज़र रखेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं वो देखिए, और उसके बाद जब हम आएँगे ब्रेक के बाद, दौरे रूस के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब के दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, किस लिए जा रहे हैं, क्या क्या ऐलानात होने वाले हैं, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। रूस का दौरा तारीखी कहा जा रहा है। इमरान खान साहब की तरफ से ये दौरा एक बड़े ही नाजुक मोड़ पर, आलमी सतह पर अगर देखें तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल में किया जा रहा है। अमेरिका, उसके इत्तेहादी जनाब जर्मनी, फ्रांस शामिल हैं, बड़े मालिक हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो अब आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं रूस को, क्योंकि रूस ने जो इलाके यूक्रेन के ऐसे जो ख़ुद को यानी अलहदा कर रहे हैं या अलहदगी का कहते हैं, वहाँ पर फ़ौजें भेज दी हैं, फ़ौजें भेज चुका है। तो लिहाजा मगरिब की नज़र में कब्ज़ा शुरू हो चुका है यूक्रेन पर। अब रूस ये कहता है कि जी यूक्रेन को नेटो अलाय हम नहीं बनने देंगे, नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। वो ममालिक का एक इकट्ठ जो कि रूस के ख़िलाफ़ बना था। रूस जब RSS होता था रशिया में, कई ममालिक उसको शामिल थे जो अलग हो गए। रूस कहता है कि जी ये तो रेड लाइन है, हम नहीं क्रॉस होने देंगे। अब अमेरिका कहता है कि जी ये बहाना बनाया जा रहा है यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के लिए। इस पर मामला बिगड़ा हुआ है, और इस तनाजुर में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है रूस का दौरा करने, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि हमेशा हम अमेरिका के साथ रहे हैं। जो सर्द जंग का दौर था उसमें भी हमने अमेरिका का बड़ा भरपूर साथ दिया। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये कहा जा रहा है, तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी जाने की, लेकिन क्या डिप्लोमेटिकली ये मसला नहीं हो जाएगा कि आपने एक दौरा तय किया हुआ था और अब आप कहें कि जी हम नहीं आ रहे, हालात ऐसे हो गए? उसका मतलब ये होगा कि अब आप तो वाज़ेह तौर पर कह रहे नहीं हम अमेरिका के कैंप में थे, हम अमेरिका के कैंप में रहेंगे। देखिए, ये तो फॉरेन पॉलिसी जो है आप जानते हैं कि इसका प्रोगेटिव वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तय करते हैं, और फॉरेन पॉलिसी के एतबार से अगर हम स्ट्रेटजिक सूरत हाल को देखें, स्ट्रेटजिक डेप्थ को देखें, तो हमारी जब भी खारजा पॉलिसी बनाई जाती है उसमें जो कौमी सलामती के हवाले से अभी हम पॉलिसी बनाई, उसमें भी है कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मुशावरत करके ये बात आगे बढ़ाई जाएगी कि किस तरह से दुनिया के साथ ताल्लुकात को लेकर आगे चलना है।
अगर ये हम बात करें, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, ब्लॉक के साथ नहीं, ब्लॉक, देखिए बात सादा सी है, आप दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के साथ भी आपको रहना होगा। हमारी पोजीशन मुल्क की ऐसी तो नहीं है जोग्राफियाई कि हम या फाइनेंशियली कि हम दुनिया से कट के या दुनिया को हम बातें सुना के या दुनिया के साथ उल्टी सीधी चीज़ें इल्ज़ामात दे के तो हम कहें कि हम खुद गुजारा कर लेंगे। इस तरह गुजारे नहीं होते। और दूसरा ये है कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है, पाकिस्तान के साथ उनकी एतमाद साजी आज तक नहीं हो सकी उस लेवल पे जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब जानते हैं गुज़श्ता 1-2 साल में कई मौके आए कि हमें पता चला कि सदर पुतिन जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो ख़बरें भी पाकिस्तान से चलाई गई, लेकिन फिर हुआ कि वो उनका दौरा मनसूख हो गया, वो नहीं आए। इस वक्त भी अगर हम ये देखें तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल देखने की हैं कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारे, उनका दौरा जो है वो आपके सामने बेल्जियम भी है, अमेरिका भी है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो दौरा जो है वो कर रहे हैं रशिया का। 2 सिमतें हैं, दोनों सिमतें अलग अलग, आप उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ दोनों की आप जानते हैं। और रशिया का जो भारत है, इंडिया है, इंडिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इसी तरह का उनका अमेरिकन के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये भी हमें मद्देनज़र इस हवाले से रखना होगा। फिर हमें शाह महमूद कुरैशी साहब गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुल्तान में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे जो इस तरह की दौरे की ब्रीफिंग है, जो बातचीत है, वो चौधरी फवाद हुसैन कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें देखना है। और ऐसे मौके पे जब वो उनकी रवानगी का टाइम आ रहा है तो उधर से रशिया जो है उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि यूक्रेन के ऊपर फौजें उसकी दाखिल हो गई हैं। अब बात ये है कि इस वक्त में खसूसी तौर पे कोई एक बात अगर कोई वज़ीर आज़म साहब से वहाँ कर दी जाती है, इंटरव्यू तो होंगे, जिस तरह ये आज इंटरव्यू एक नशर हुआ, वो भी इंटरव्यू था, वहाँ पे भी कोई ना कोई इंटरव्यू होगा। वहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उनका सवाल जवाब भी होगा। उसमें अगर वो रूस का साथ देने की बात कर देते हैं तब पाकिस्तान मारा जाता है। अगर वो रशिया का साथ नहीं देते तो वो कहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हमदर्दी है, तो उस शहर में जहां उनके मुल्क में वो खड़े होंगे वो उनके पास क्या अखलाकी जवाज़ होगा उनकी जो ये। अच्छा, अब 2 तरफ, या तो उस को जायज़ कहेंगे या नाजायज़ कहेंगे। अच्छा, तो बहुत ही सेंसिटिव ये वक्त है, और ऐसे वक्त में ना जाना भी शायद चॉइस नहीं। अगर नहीं जाते तो फिर तो हम बहुत जो अरसे से काम किया है रूस के साथ, या हम ये कह लेंगे जी हम न्यूट्रल रहना है, फिर तो हम उससे तो निकल जाते। अब बाबर डोगर साहब, कहा यह जा रहा है कि क्या हासिल पाकिस्तान इससे करेगा। अफगानिस्तान की बात होनी है, इस्लामोफोबिया के हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट आ चुकी थी कि ये कोई मजहबी आज़ादी नहीं है इस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करना, तो उसको भी सराहा था इमरान खान साहब ने, और उसी वक्त फिर ये बातें आगे बढ़ी और दौरा भी हुआ। इसके साथ साथ सीपैक देखते हैं हम, अभी $2.5 अरब की जो गैस पाइपलाइन कराची से कसूर लाहौर की तरफ आ रही है वो है। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तिजारत, मईशत, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू बड़ा हो सकता है और उसके बाद रूस के सदर भी पाकिस्तान आ सकते हैं, या अभी ये सिर्फ यूक्रेन के हवाले से ये बड़ा एक लो प्रोफाइल हो सकता है कि दौरा हो? देखिए उसामा साहब, इमरान खान इस दौरे में ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के सामने आए और खुल के स्टेटमेंट दें, यहाँ के खुल के वो रशिया की सपोर्ट का ऐलान कर दें, या खुल के वो नेटो की मुखालफत कर दें, या रूस के जो कब्ज़ा है उसको जायज़ करार दे दें। वो इस पोजीशन में है नहीं। ये बड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे, और वहाँ पर मीडिया के तेज़ सवालात जो हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा, जैसे अलवी गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं जी। तो जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है उसमें मुझे नहीं लगता कि रूस की तरफ से आपको कोई बड़ी फेवर आपको मिलेगी। ये जब ये इमरान खान साहब चाइना के दौरे में थे और जब ये सारा तय हो रहा था उनका विजिट, तो उस वक़्त ये अभी तय नहीं होना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये टाइम नहीं था उस वक़्त तय होने का, क्योंकि हम बिल्कुल एक पलड़े में चले जाएंगे। ये याद रखें कि हमारा सारी ट्रेड जो है वो सारी वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है,
हमारा ज़्यादा हमारे बेतहाशा पाकिस्तानी जो है यूरोप और अमेरिका में हैं, और अगर हम उनकी मुखालफत करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं तो वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि हम इस जंग में ओपनली रशिया का सपोर्ट करें। रशिया से हमें क्या मिलता है, या चाइना से तो चले CPEC का एग्रीमेंट है, लेकिन चाइना से कोई कैश तो आपको नहीं मिलता। आगे ही गवर्नमेंट शदीद क्राइसिस का शिकार है। ऐसे मौका पे दो हाथियों की लड़ाई में हमें नहीं आना चाहिए था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो दौरा है ये कोई बरवक्त दौरा नहीं है, मुनासिब दौरा नहीं है। इस दौरे से अगर जिसा गुलाम रज़ा साहब कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़, कोई भी एक ऐसा स्टेप जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद ख़तरे में डाल सकता है, हमारी इकोनॉमी को ख़तरे में डाल सकता है। असल चीज़ है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिकली हम तगड़ा मुल्क होता पाकिस्तान फिर तो कोई परवाह ही नहीं। चीन ने सर देखे ना खुलकर वो कहा है कि भाई ये रूस के खदशात दुरुस्त हैं, इनको दूर करना चाहिए कि जी नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन, तो फिर ये मामला हल हो सकता है। तो चीन बड़ा वाजे उस पर आया है। चीन ने तो ये डाकू कह दिया अमेरिका को कि उसने आधे पैसे आधी रकम हथियाली अफगानिस्तान की कि जी आधे हम ये 8-7 अरब। अब मुझे एक बात बताएं, अफगानिस्तान के इशू पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई हैं, वहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा। यूरोप भी अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा। रशिया ने क्या मदद की है, मेरा एक सवाल है, अभी तक रशिया या चाइना ने क्या उनकी मदद की है? क्या उनकी इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो असल इशू ये है कि इस वक्त ये एक मुश्किल वक्त है, इसमें आपको बैलेंस रह के चलना पड़ता है। कोई पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क तो नहीं है कि आप अमेरिका और नेटो और रशिया के दरमियान जनाब आप आपस में कोई उनका राजीनामा करवा देंगे, इस मसले को हल करवा देंगे। सर हमारी ये औकात तो नहीं है। यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है, इससे पहले ये इतनी कशीदगी से पहले ही ये दौरा तय हो गया था, फिर मुश्किल नहीं हो जाता? सर महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर चाइना में थे उस वक्त यूक्रेन का इशू जो था वो पूरे अरूज पे था। उस वक्त यूक्रेन का इशू चल रहा था और दोनों मुल्क में शदीद तनाव था। जब ये दौरा शेड्यूल हुआ है तो उस वक्त ही इनको चाहिए था कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करके ये दौरा शेड्यूल करवाया गया, तो उस वक्त इनको नहीं करवाना चाहिए था। ये कोई टाइमिंग बड़ी गलत है उसामा साहब। आप कोई साइड लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे आप यूरोप को अनॉय नहीं कर सकते, आप अमेरिका को अनॉय नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी की ऐसी सूरत हाल नहीं है। आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तो सारी यूरोप के साथ है, वो तो अमेरिका के साथ है। कोई एक स्टेप जो है वो ये यूरोप के लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप देखिए कि वो रशिया उन्होंने रशिया की जो ऑयल है उस पर पाबंदी लगा दी, गैस बैन कर दी है, रशियन बैंक पे बैन कर दी है। मामला आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन होता जा रहा है। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि यूरोप की सैंक्शंस को हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी इकोनॉमी उसको संभाल सकती है? सवाल ही नहीं पैदा। सर हमें तो रियायती तौर पर GSP+ स्टेटस मिला हुआ है, वो ही अगर खुदा न खास्ता हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 2 दिन बाद बस फैसला आ रहा है, महफूज हो गया नूर मुकद्दम केस, बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना। इसके हवाले से ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। नूर मुकद्दम कत्ल केस 24 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। फैसला महफूज कर लिया गया है। गुलाम रज़ा साहब, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है, 2 दिन में ये फैसला सुना दिया जाएगा। हमने कम देखा है ऐसा कि इतने वक्त में भी चले एक ट्रायल कम से कम मुकम्मल तो हुआ। जी बिल्कुल, ट्रायल मुकम्मल हो गया और इस ट्रायल के दौरान आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे पहलू जो कि खुफिया रखे गए थे वो भी सामने आए। फिर कुछ इस तरह के इल्ज़ामात, कुछ इस तरह के बयानात भी जो मुल्ज़म थे ज़ाहिर जाफ़र और उनकी वालदा मोहतरमा, उनके नाम के हवाले से, इसमें शमूलियत के हवाले से, उनसे बातचीत के हवाले से, थेरापी वर्क्स के किरदार के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आती थी। कुछ मतनाज़ा चीज़ें भी सामने आई, लेकिन स्मूथली इस केस का जो ट्रायल है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें बहुत अहमियत की हामिल 2-3 चीज़ें जो साबित करती हैं कि वहाँ पे जब वक़ूआ हुआ तो नूर मुकद्दम और जो मुल्ज़म थे वो ही मौजूद थे। फिर DVR का रिकॉर्ड जो है वो भी ये बताता है कि
उन्होंने खिड़की से छलांग लगाई, भागने की कोशिश की, लंगड़ा के चल रही थी, लेकिन उसने मुलज़म ने ये बताया अदालत को कि वहाँ हमारी ड्रग पार्टी चल रही थी। 3-3.5 घंटे की फुटेज सामने आई DVR की, तो वो उसमें कहीं पे भी कोई ड्रग पार्टी, किसी का आना जाना सवाए थेरेपी वर्क्स के कोई चीज़ साबित नहीं हुई। तो इस तरह से जो इसके कपड़ों के ऊपर नूर मुकद्दम का खून लगना और गले के ऊपर निशानात और दीगर जगहों पे जिस्म के हिस्सों पे निशानात, तो वो और कॉर रिकॉर्ड्स जिसका फ्रांसिक हुआ, DVR का फ्रांसिक हुआ, और जो गवाहान हैं उनका भी इसको मुतनाज़ा बनाने की थोड़ी सी कोशिश की गई थी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल अक्सा का बयान, पुलिस के इंस्पेक्टर का बयान, पुलिस के जो सबसे पहले पहुंचने वाले मुलाजम थे एहलकार, उनका बयान। तो ये एक ऐसे इस तरह से है कि इसको हम ह्यूमन एरर कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं था कि कुछ जानबूझकर उसमें ये होता है कि जी कितने बजे जाए। अब ईद का दिन है, सारी की सारी पुलिस पार्टी एक पुलिस थाने से रवाना नहीं होती है, बल्कि उनको उनके इंचार्ज की जानिब से बताया जाता है वायरलेस पे या टेलीफोन से कि ये वकूआ हुआ है और ये एड्रेस है, वहाँ पे पहुँचा जाए। हर जो मुलाजम है वो अपने अपने सोर्स से, अपनी सवारी के ज़रिए से, जिस तरह से भी है वो वहाँ पे पहुँचता है। तो बाकी टीम जो है वो बाद में आती है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें क्रिएट करने की, क्योंकि एक मुसल्लमा कानूनी नुक्ता है कि शक का फ़ायदा मुल्ज़म की तरफ जाता है, तो उन्होंने शक इसमें डालने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इतना बड़ा हीनियस क्राइम ये कमिट हुआ और जो सारा ट्रायल है उसमें तमाम बयानात, गवाहों के शवाहिद और हर तरह का जो आर्गूमेंट्स था वो सुना जनाब अता रबानी ने, और वो इस मामले में बड़ी इस हवाले से अच्छी शोहरत रखते हैं कि वो हमेशा मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं, वो चीज़ों को ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो अच्छे काजी हैं। इस हवाले से तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 रोज़ बाद जो वो फैसला देंगे वो अवाम पॉपुलर तो डिसीजन अदालतों के नहीं होते, लेकिन ये है कि अवाम को इंसाफ होता नजर आए जी, ये आएगा। हाँ जी, नजर आएगा कि इंसाफ हुआ है, इसमें उम्मीद यही है। लेकिन बाबर डोगर साहब, हम जब देखते हैं तो लोगों का एतमाद इसलिए भी ठेस पहुंचती है, पता नहीं लगता कि क्या होगा। जो बड़ा ओपन शट केस बाहर नज़र आ रहा होता है, अब कंदील बलोच कत्ल केस, वो बड़ा हाई प्रोफाइल इस तरह केस था कि मुबैना तौर पर भाई ने ही अपनी बहन का कत्ल कर दिया, अब वो भी रिहा हो जाता है। तो उसके बाद लगता है कि जी शुरू में तो सज़ाएं हुई, शुरू में तो बिल्कुल लगा सारा कि जी साबित हो गया, जी कत्ल हो गया है, लेकिन जब वो कुछ साल गुजरते हैं तो पता चलता है कि जनाब वो बरी हो गए केस से। देखिए ये भी हमारे यहाँ हो जाता है। तो अभी ट्रायल का तो पहला मरला, पहला फैसला तो ये आना है, लेकिन फिर ज़ाहिर है फिर मेरा ख्याल है हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, तो लगता है कि ये हर सूरत में जाएगा जिस तरफ भी फैसला आया। तो देखिए उसामा साहब, जो कंदील बलोच केस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो एक ऑनर किलिंग थी, भाई ने बहन को मर्डर किया, उसके बाद स्टेट उसमें मदई बनी और प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूट किया वो स्टेट ने किया। दूसरी तरफ नेचुरली वालिदैन जो थे, अल्टीमेटली बेटी तो गई, वो ये होता ये कि एक होता है कि बेटे को बचा लें, तो वो फिर बेटे से सुलह हो गई। जब सुलह हो गई तो इसमें जो मदई तो कोई भी नहीं था, स्टेट ही थी, और बाकी फैमिली तो सारी इकट्ठी हो गई, तो वो उस तरह से केस जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। इस तरफ ये नूर मुकद्दम के वालिदैन हैं, वो ख़ुद केस को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, वो ख़ुद उसमें मुद्दई हैं, और उसमें फिर ये है कि सारा मीडिया के सामने सारे शाहिद रखे गए। जो CCTV फुटेज आई वो हम सब ने देखी, जिस तरह से ये कह रहे ड्रग पार्टी थी, वो अपनी मर्ज़ी से आई, जो भी इसमें कहानियाँ बनाने की कोशिश की गई, इवन जो पुलिस की जो तफ्तीश थी वो सामने आई, तो मीडिया जो था उसकी भरपूर नज़र रही है पूरे केस पे। एक एक चीज़ पे मीडिया जो था उसको मॉनिटर करता रहा, और फिर प्राइम मिनिस्टर का नोटिस था, पूरी गवर्नमेंट की साख जो थी इस केस पे लगी हुई थी, अदलिया की साख इस केस पे लगी हुई है, सारी कौम की नज़रें हैं। तो ये, और फिर हाई प्रोफाइल केस है,
यानी कि जो लड़की है जो मकतूला है उसके वालिद जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक सीनियर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट थे, जबकि जो मकतूल जो कातिल है उसके वालिद बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। तो दोनों तरफ से बड़ी पार्टियां थी। यानी आप बाबर साहब आपकी बात से लग रहा है कि चूँकि उसके वालिद साहब चलें, एक तो बच्ची का जाना इतने दुखी थे और ज़ाहिर उन पर प्रेशर आएगा, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही कहा कि मैं कोई इस मामले में नहीं जाऊँगा, कोई सुलह वाले, और वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से पैगाम तो आए होंगे। शाह खावर साहब पाकिस्तान के एक नामवर वकील है इस मामले में, उन्होंने वकील भी किया। तो क्या आज भी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मामला ना होते कि वालिद साहब उनके समझदार पढ़े लिखे आदमी, किसी ने उन्हें वकील भी अरेंज किया, कोई बैकग्राउंड भी ऐसा था, तो अगर ये सब कुछ हम रियासत पे छोड़ देते तो आज इस तरह से केस ना आगे परसू होता, आप ये कह रहे हैं? उसामा साहब, मैं बिल्कुल बजा तौर पे ये कहता हूँ कि देखें उसके वालिद फॉरेन सर्विस से थे। 100 के करीब डिप्लोमेट्स ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा, ओपन ख़त लिखा कि जनाब इसके साथ इंसाफ किया जाए, इसके साथ जुल्म हुआ है। और उसके बाद देखे कि मुस्लिम कितना इन्फ्लुएंशियल था कि अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है, ये है, वो है, सारा कुछ है। लेकिन अगर ये ही मुस्लिम यही इन्फ्लुएंशियल होता और लड़की की फैमिली इन्फ्लुएंशियल ना होती तो आप क्या समझते हैं कि ये इंसाफ होता? सर ये तो बड़े दुख की बात है सर, ये तो बड़े दुख की बात। गुलाम साहब, आपको भी ये खदशा है? वैसे तो 2 दिन में पता लग जाएगा क्या फैसला आया है और फिर हम देखेंगे आगे इसमें क्या होता है, लेकिन ये टेस्ट केस कहा गया, इसका नोटिस लिया गया, हर सतह पर आया, तो अगर ये नहीं होता, अगर ये केस इस तरह से हाईलाइट नहीं होता या फैमिली उस तरह परसू नहीं करती या गवर्नमेंट जो है वो अब हर केस का तो नहीं हो सकता कि जी उसका नोटिस लिया जाए और सब किया जाए, तो क्या हम समझें कि अगर इन्फ्लुएंस नहीं है या सब कुछ नहीं होता तो हर केस इस तरह से नहीं लड़ा जा सकता? बिल्कुल, ये बात 100% जो है वो दुरुस्त है और हकीकत पर मबनी है कि अगर एक पार्टी जो है वो बाअसर हो, पैसे वाली हो और दूसरी तरफ कोई हमारे जैसा गरीब आदमी हो, तो जितनी भी वो कोशिश कर ले वो इंसाफ हासिल नहीं कर सकता इस मुल्क में। और मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं मुझे इंसाफ होता हुआ ऐसे केसेस में जहाँ पे गरीब और अमीर का जो है वो फ़र्क हो, वहाँ पे इंसाफ होता नज़र नहीं आया। इस केस में भी अगर एक शख्स भी जो इस तरह का होता तो आपको बिल्कुल हम ये कह सकते थे कि ये इस पुलिस ही इस तरह से प्रोसिक्यूशन करती, इस तरह के वाक़यात बनाती, ऐसे वक़ूआ तरतीब देती कि ये कत्ल वो जिनका हुआ होता है वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि हम इस अदालत में गए क्यों थे। अच्छा, जब ये इस तरह के शक के फ़ायदे देकर मुल्ज़िमान को छोड़ना था। हाँ जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, हकीकत है, तलख है, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। देखते हैं कि 2 दिन बाद फैसला क्या आता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।